वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, वाकई आपका प्रोग्राम तारीफ के लायक है। और बहुत सेकंड शुक्रिया। थिंग, मेरा आपके पास दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि मैंने नेशनलिटी अप्लाई करनी है। ठीक। मैंने लाइफ इन द यूके 2008 में पास किया था, तो वो मैं सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? इसके साथ कुछ मुझे और भी कुछ पास करना है कि नहीं? और ठीक। इसकी प्लीज बता दीजिएगा। जो आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास किया 2008 में, क्योंकि उस पर कोई एक्सपायरी लिमिट टाइम नहीं है, बिल्कुल आप उसको रिलाई करते हुए आप अपनी नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि रूल्स के मुताबिक आपको एक एडिशनल सर्टिफिकेट पास करना होगा। वो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर तो आपने यूके से ग्रेजुएशन की है या आपने यहाँ से मास्टर किया है तो फेयर इनफ, अदरवाइज आपको ई सोल का B1 पास करना होगा या फिर आपको आइल्स पास करना होगा, जिसमें 4 बैंड होने चाहिए फ्रॉम द ईच कंपोनेंट। आप इन दोनों सर्टिफिकेट को रिलाई करते हुए आप अपनी नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन कर सकते हैं। फीस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 6 अप्रैल में चेंज भी हुई है, शायद मेरा ख्याल है समथिंग 900 है। अगेन जब आप फॉर्म एन फॉर्म प्रिंट करेंगे तो उसका जो लास्ट पेज पे है उस पर लिखा होता है कि फ़ीस क्या है, आप चेक कर लें अगर आपने इस वक्त अप्लाई करना। लेकिन अगेन जब भी आपने अप्लाई करना हो, यहाँ फीस चेंज होती रहती हैं। लेटेस्ट आपको बेस्ट टाइम होगा कि जब अपना फॉर्म प्रिंट करें कि उस पेन पे लिखा होता है कि इसकी फ़ीस क्या होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। हेलो सर। जी फरमाइए। सर मैं सुखदीप हूँ। सर मैं ग्लासगो से बात कर रहा हूँ। मेरी वाइफ ब्रिटिश है। मैं अभी स्पाउस हूँ 5 ईयर रूट। तो सर अभी उन्होंने मुझे 33 मंथ्स का वीज़ा दिया था लास्ट दिसंबर में। तो मुझे पूछा था कि अभी जब मैं वीज़ा रिन्यू करवाऊंगा तो मेरे और मेरी वाइफ की दोनों की सैलरी काउंट होगी या अभी भी सिर्फ मेरी वाइफ की काउंट होगी? और दूसरा क्वेश्चन ये है सर, मैं अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकता हूँ इंडिया से? थैंक यू सर। बिल्कुल, आपका वेरी गुड क्वेश्चन। जो भी अगर आपको स्पाउस वीज़ा मिल गया आ गया, जब 2 साल के बाद 2.5 साल के बाद आपकी एक्सटेंशन ड्यू होगी, आप दोनों की इनकम काउंट हो सकती है। आप दोनों की इनकम मिला के जो भी उस वक्त का थ्रेशोल्ड अगर पूरा हो रहा होगा तो बिल्कुल आपकी इस पे दोनों की इनकम को ज्वाइन करते हुए रिलाई कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो सेकंड, बहुत अच्छी बात, इफ़ आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं। एज ए विजिटर वो जहाँ पे आएंगे उनके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपने 3 चीज़ें साबित करनी। नंबर 1 कि आपके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन है। नंबर 2 आपके पास या आपके पेरेंट्स के पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि वो आके यहाँ पे अपने आप को सैर कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, लोडिंग अनलोडिंग और फूड कर सकते हैं। नंबर 3 उनका जो मेन मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ यूके में आना, आपको विजिट करना और उसके बाद उन्हें वापस चले जाना। ये तीनों चीज़ों को अगर आपके पास चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये चीज़ें साल लगा के अप्लाई करें, आपके पेरेंट्स को वीज़ा मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रियाज गुल साहब, मैं रियाज शाह बोल रहा हूँ। जी शाह साहब फरमाइए। क्या हाल तो मैं एक सवाल है आपसे करना है। मैं ब्रिटिश हूँ। मैंने अपनी मिसेस को यहाँ स्पाउस के तौर पे बुलाया है। वो 2 साल पहले 27 माह के वीजे पे आ चुकी है। वो आई है 8 अगस्त 2012 को। ठीक। जी जी। तो अभी अगस्त में उसका, अगले आने वाले अगस्त में उसका इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है। पूछना ये है कि उसके लिए ESOL तो उसने किया हुआ है, B1 का भी उसने कर लिया है। ठीक। अभी वो लाइफ इन द यूके कर रही है। आप ये बताएं कि क्या ये इंडेफिनेट के लिए उसको लाइफ इन द यूके जरूरी है या फिर नेशनलिटी के लिए लाइफ इन द यूके करना है? इन केस के अगर वो नहीं कर सकती अगले महीने तक तो फिर क्या हो, ये पता करके कंफर्म करे, बताएं। जी जी। आपकी कॉल का शुक्रिया। इंडेफिनेट के लिए अब रूल्स, जो आज का जो रूल्स है, जो भी लोग सवाए ये जो यूरोपियन हैं या रेफ्यूजी 2 कैटेगरी के अलावा, अगर जो केस आपका है सेटलमेंट रूट पे अगर इंडेफिनेट अप्लाई करेंगे
तो बिल्कुल उनको इंडेफिनेट अप्लाई करते वक्त उनके पास दोनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं। उनको लाइफ एनर्जी टेस्ट पास करना पड़ेगा, इस उन्होंने पास कर लिया, इसलिए आप अपनी उसकी जितनी हेल्प कर सकते हैं उनको बोले जितनी हार्ड वर्क कर सकती हैं वो करें, अदरवाइज़ आप इंडेफिनेट की एप्लीकेशन नहीं कर सकेंगे। अगर आपसे पास नहीं होता तो क्योंकि उन्होंने B1 पास कर लिया है, फिर उसके पास एक और ऑप्शन होगी कि वो एक एक्सटेंशन अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि वो पुराने रूल्स में यहाँ पे आई थी और उसके बाद उसको जब अगर 2 साल 2.5 साल का जो वीज़ा मिलेगा, जब भी वो अपना लाइफ इन यूके टेस्ट पास कर लेंगी तो वो पुराने रूल्स के तहत ही उनको फ़ौरन जब भी उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी तो वो उसके बाद अपना इंडेफिनेट की एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब ये टाइम बड़ा आपके पास आई डू अंडरस्टैंड कि बड़ा शॉर्ट है, लेकिन अगर वो अभी पास कर लेंगे तो उनको एक पैसे फीस बचत हो जाएगी और इमीडिएटली आपको करना पड़ेगा। अगर उनसे नहीं होता तो फिर 2 चीज़ें प्रॉब्लम है। नंबर 1 तो आपको फिर उसको डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा उनका, और उसमें आपकी इनकम पूरा करना होगी जो भी उसका थ्रेशोल्ड होगा, और उसको साथ एडिशनल अपनी एप्लीकेशन की फ़ीस पे करना पड़ेगी, और उसके बाद दोबारा फिर सेकंड टाइम एप्लीकेशन पे करना पड़ेगी। तो इस थोड़ा सा टफ जॉब होगी या एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको सब करना होंगी। बेटर है कि वो हार्ड वर्क करें और अपना लाइफ एजुकेशन पास करते हुए अपना इंडेफिनेट अप्लाई कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बर्मिंघम से कॉल कर रहा हूँ। मेरे 3 सवाल हैं, आप सुन ले फिर मैं टीवी पे उनका जवाब सुनूंगा। जी फरमाइए। तो मेरा दोस्त है वो इधर आया हुआ है शादी करके, ठीक। तो उसने अभी इंडेफिनेट अप्लाई करना है, तो उसके पास वो उसको क्या लाजमी जो लाइफ इन द यूके है वो पास करना पड़ेगा या और कोई सर्टिफिकेट लेवल 1 हो चल जाएगा? ठीक। एंट्री 1 और एंट्री 2 चलेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका? तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि इधर स्टूडेंट एक लड़का आया हुआ है, तो उसको पुलिस वालों ने लास्ट 2 वीक्स हो गई हैं कि उन्होंने पकड़ा है कि वो बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी चला रहा था। ठीक। और उसका वीज़ा रहता है 3 महीने, तो उस पे वो उसका वीज़ा एक्सटेंड अगर कराएं तो हो जाएगा? कोई पुलिस वालों के केस में वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे इमिग्रेशन वाले? थर्ड क्वेश्चन क्या आपका? और तीसरा क्वेश्चन ये है कि मैं पूछना है जो 18,600 वाली इनकम वो अभी है या ख़त्म हो गई है? बस ये 3 सवाल हैं। ठीक। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका मैं काफ़ी दफ़ा आंसर कर चुका हूँ। बिल्कुल जो ब्रिटिश नेशनल के डिपेंडेंट के तौर पे अपना जो प्रोविशन टाइम पूरा करते हुए इंडेफिनेट अप्लाई करेंगे उनके लिए मस्ट है कि लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना होगा। साथ ही साथ जो सेकंड सर्टिफिकेट है इंग्लिश के लिए, अगर डिग्री की है, मास्टर किया यूके से फेयर इनफ, अदरवाइज उनको ई-सोल पास करना होगा या फिर आइल्स पास करना होगा। जो सेकंड क्वेश्चन था स्टूडेंट पकड़ा गया, ये एक क्रिमिनल मैटर्स है। जब आप उसकी स्टूडेंट की एक्सटेंशन होगी, सबसे पहली बात तो ये है कि उसको डिस्क्लोज करना चाहिए कि मैंने ऐसे पकड़ा गया था, मुझे पता नहीं था, या क्यों इंश्योरेंस के बगैर चला था, जो भी रीज़न थी, जो भी उसका क्लेम था, जो उसने पुलिस को बताया या अगर कोर्ट में गया तो कोर्ट में बताया, जो भी उसके साथ हुआ है, जो उसको पॉइंट लगे, पेनल्टी लगी, जुर्माना हुआ, उसको डिस्क्लोज करना उसके लिए मस्ट है। वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो उसको पता नहीं था नोइंगली अननोइंगली या उसकी इमीडिएटली कहीं इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई थी या कोई और रीज़न थी या कोई और गाड़ी पे इंश्योर्ड था, इस पे नहीं था, तो ये कोई सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है इन माय अंडरस्टैंडिंग। लेकिन फिर भी वो चेक कर ले कि रीजंस क्या थी, फैक्ट्स क्या थे, या फिर कोर्ट ने या पुलिस ने उसको चार्ज क्या किया है। लेकिन जो भी रीजन हुई है उसको डिस्क्लोज करे ताकि उसकी कोई उसको सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त ना करना पड़े। जो थर्ड क्वेश्चन था कि आपको थ्रेशोल्ड, बिल्कुल आज के दिन तक अगर कोई बंदा ब्रिटिश नेशनल के या जिसके पास इंडेफिनेट हो उसके डिपेंडेंट की वीज़ा अप्लाई करेगा तो उसको ये थ्रेशोल्ड जो है रिक्वायरमेंट पूरा करना होगी, और उसकी जो अमाउंट है वो 18,600 पाउंड है। ये पूरा करते हुए ही वो अपनी एप्लीकेशन कर सकेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I've got 2 questions for you. जी go ahead. Basically, I came in this country along with my parents. That was back in 2002. Right. Depending on my mom. Those circumstances changed, and then obviously my mom gone back to
India, and then me and my brother stayed there, and we applied for indefinite leave to remain. That has been refused for about 3 times. Then we got an opportunity for the appeal, so we lost that as well. Now, in that period, my brother got obviously married with a British national, and he's got a discretionary visa, which is lasts for 3 years. Now he's due for the extension this year, August. So can he apply? And when he came in this country, he was 14 years old. So can he apply for the indefinite directly or not? Okay, what is the second question? And the second question is for myself. When I came in this country, I was 17 years old. Right. And then I've got 2012, I've got a visa discretionary because my circumstances changed as well. I had a child and everything, so they consider my case as a parent of a British child. Right. Of a British child, and they give me 2.5-year extension as well. And I was 17 years old when I came in this country. Right. And how old is your brother now? Sorry? How old is your brother now? My brother is now 26. Right. And I'm 29. Thanks for your call. First off, whenever you came with your parents gone back, you stay here, then you made the application as a spouse of the partners who will settle here. Once you grant a discussion leave, the rule said if anybody grant a discussion leave, they have to be stay in the UK for the 6 year. Your brother got a 3 years visa for under discussion leave, and now he applying for the extension. He can't apply directly for the indefinite leave to remain, because the day he made the application, so the day he got the discussion leave, he was over the 18. Now he have to follow the rules. So as far as on the completion of the 6 year, he will be qualified for the indefinite. This is not, I think, the suitable option to make the indefinite leave to remain at this stage. Have to apply for the extension, then he can apply for the indefinite. The same in your circumstances, because you also was over 18 when you made the application as a spouse of, but now you got the children, you got a 2.5-year visa. Now you got the visa under the new regulations. Under the new rules, they said if anybody got the visa for the family route, you have to fulfill the 10 years, 2.5 years, and you have the extension for 3 times. On the completion of the 10 years, you can apply for the indefinite leave to remain. As far as the law is not changed, you will be qualified for the 10 years times. You need to be, I think, pass a life in UK, e-soul on that time. Then it should be problem for you to be get the indefinite as well. Thanks for your call. बढ़ते हैं next call की तरफ. जी फरमाइए. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम. सर, मेरे बीवी और बच्चों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और मुझे शादी के बियाह पे 3 साल की इनिशियल डिस्कशन लीव टू रिमेन मिली थी, जो कि 2009 में मिली थी. उस एक्सपायर होने से 28 डेज पहले मैंने अप्लाई किया, तो उन्होंने 13 मंथ के बाद मुझे दोबारा 3 साल की एक्सटेंशन दे दी. सवाल मेरा ये है कि आया जो 13 महीने जो मैंने बीच में वेट किया, क्या वो मेरे 6 साल की तरफ काउंट करेंगे कि या वो नहीं करेंगे? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, यस वो करेंगे. जो आपको फर्स्ट वीज़ा जिस डेट को मिला था, उसके बाद जब आपके पूरे 6 साल मुकम्मल हो जाएंगे, बेशक उस वक्त आपके पास वीज़ा 13 मंथ और भी होगा, लेकिन आप क्वालिफाइड करेंगे कि आप अपनी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन कर सकें. आपकी कॉल का शुक्रिया. बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ. जी फरमाइए. Hello. जी फरमाइए. Assalamualaikum. Just wanted to ask you a few questions about my wife's visa issues. Yeah, go ahead. It's just the first issue is I just wanted to find out if the income threshold is increased from that 18,600 mark. Yep. And secondly, it's just that the scenario that I'm in, I am above. I do have. My income is above that amount of 18,600. Right. But originally, when I did send the visa application off, what happened was I was working for an agency, through an agency, and then obviously, like, I got permanent about 2 months later. Right. Now, the actual solicitor said to us that if you send 3 months previous of your wage slips, as well as your 3 months permanent slips as well. Right. We do that, but we're in a bit of a mess at the moment, and
we want to know what's the best solution to the Okay, problem. Thanks for your call, my friend. I think I can't comment on your circumstances. I just try my best to be explain what the law said. The law is very clear. If anybody making the application for the dependent visa of the British national or the person who has settled in the UK, they need to establish they have a sufficient income. The income threshold is 18,600 for the 1 year. But there is one provisions, if anybody working for the same company for the last 6 months, then you just need to show just last 6 month bank statement to be a source, to be show as a proof of income, and the 6 month wage slips as a source of income. So you have to be show the collaboration for the source of income as the wage slips and the proof of income as a bank statement, the monies come in your account. But if you are the self-employee or you are working for the agency and your wages is varying, then it means you need to establish for the whole year's times. In year time, you need to establish you earned 18,600. I'm not sure what documents you provided and what circumstances you made the application. But if you made the application in one of the category, then you should be cool or calm. But if no, then still you should wait. And because the threshold income has been challenged and the decision has been made by the Court of Appeal, just the case was listed, and I think we're waiting for the decision. Hopefully, if you receive the decision by this month or the next month, I will try my best to be explained or briefly in my programs. Otherwise, you can hear by the UKBA website or might be the news. And if the threshold has been abolished, then might be you will get the visa. Otherwise, if you can't meet the threshold, you have to make a fresh applications. On the fresh application, you have to establish all the documents. Whether you are the employee for the 6 month, if no, then self-employed have to establish for the 12-month income. थैंक्स फॉर योर कॉल. बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ. जी फरमाइए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे. जी फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरे पास अभी स्पाउस वीजा है और मैंने इस महीने के आखिर में इंडेफिनेट अप्लाई करना है. ठीक. तो उसमें मुझे मसला ये है कि 2-3 महीने पहले मेरी दोस्त के साथ कोई पैसों का मसला हो गया था. तो कोर्ट ने मुझे कम्युनिटी सर्विस 30 घंटे की सजा दी और ये कहा था कि तुम गिल्टी हो. ठीक. तो कोर्ट की तरफ से मुझे कोई लेटर नहीं मिला. वकील कह रहा था शायद, पर कोर्ट की तरफ से मुझे कोई लेटर नहीं मिला. अगर मैं इधर यस लिखता हूं तो मुझे इस पे वीजा मिल जाता है. अगर मुझे यस लिखना चाहिए या नहीं. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस महीने के आखिर में मेरा इंडेफिनिट स्पाउस वीजा खत्म हो रहा है, तो इंडेफिनिट अप्लाई करना है. अभी मेरे पेपर रेडी नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अगर आप प्लीज मुझे. और आपको कैसे पता चला कि आप गिल्टी हो? नहीं, मुझे कोर्ट की तरफ से, कोर्ट ने कहा था कि तुम गिल्टी हो, तो तुम्हें 30 घंटे की सर्विस कम्युनिटी उन्होंने मुझे दी थी सजा. ठीक. आपकी कॉल का शुक्रिया. कोर्ट का कह देना ये काफ़ी है आपके लिए. और इस अनफॉर्चुनेटली अगर आपके सोलिसिटर ने ये कोई एडवाइस किया तो मुझे पता नहीं, मैं इस पर कमेंट्स नहीं करूंगा. लेकिन अगर आप कोर्ट में जाते हो और जज आपके सामने ये कहता है कि यू आर द गिल्टी एंड यू आर लाइबल टू डू द 30 आवर्स अनपेड सर्विस कम्युनिटी सर्विसेज, देन इट मीन्स कि आपको ये चीज़ डिस्क्लोज करनी होगी जब आपने अपनी एप्लीकेशन करनी है. ये है फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट, अगर कोई इस तरह की कोई माइनर ऑफेंसेस हैं या थोड़ा सा फाइन हो या इस तरह की चीज़ें हों, इससे इंडेफिनिट की एप्लीकेशन पे मोस्ट लाइकली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. लेकिन जब आपने नेशनैलिटी की एप्लीकेशन करनी होगी तो फिर उस वक्त एक बार है कि आपने एक सर्टन टाइम तक अपनी नेशनैलिटी की एप्लीकेशन नहीं कर सकते. इसलिए मेरी आपको बड़ी क्लियर एंड सिंपल एडवाइस है कि आप अपनी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन कर सकते हैं. कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने इसको डिस्क्लोज करना है. ये आपके लिए मस्ट है, मैंडेटरी है. अदरवाइज आपने फैक्ट्स को हाइड किया, ये काफ़ी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. जो दूसरा क्वेश्चन था कि आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हैं, फिर मैं इस पर शायद कोई कमेंट्स नहीं कर सकूं. बेस्ट होगा किसी सोल्यूशन को जाके मिलें कौन सा डॉक्यूमेंट्स क्यों रेडी नहीं है, तो ताकि आपकी एप्लीकेशन में आपको हेल्प हो सके. अगेन 2 साल इकट्ठे रहे, आपका रिलेशनशिप सबसिस्टिंग है, आपके पास लाइफ एजुकेटर्स पास कर लिया, ई सोल पास कर लिया, जो कि आजकल 4 वीक में हो सकता है. अगर आपके पास 1 महीना है तो आप फिर भी रेडी हो सकते हो. गो टू द सोलिसिटर,
उनसे मिलें, डॉक्यूमेंट दिखाएं, डिस्कस करें ताकि आपको प्रॉपर एडवाइस हो सके। नाज़रीन, हमारा ईमेल एड्रेस की भी नज़र आ रहा है, अगर किसी को प्राइवेट डिटेल के साथ या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस चाहिए इमिग्रेशन से मुतल्लिक, फैमिली लॉ से मुतल्लिक, तो आप ईमेल कर सकते हैं। अगेन क्योंकि ऑफकॉम या बाकी काफ़ी सारी रेगुलेशन की वजह से हम किसी बंदे की डिटेल्स नहीं दे सकते, लेकिन लॉ सोसाइटी से अगर किसी भी सोलिसिटर की डिटेल्स आपको चाहिए होंगी तो बेशक मुझे भी आप सर्च करना होगा। तो लॉ सोसाइटी हमें रेगुलेट करती है तमाम सोलिसिटर को, हमारा नाम भी वहाँ पे होगा। अगर आपने हमें फाइंड करना होगा तो लॉ सोसाइटी की वेबसाइट से आप हमें सर्च कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की लास्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हाँ जी सर, मेरा ना एक सवाल है। मेरा ना FLOR में ना केस लगा हुआ है और मेरी नेक्स्ट मंथ हियरिंग की डेट है। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे जिस दिन मेरी हियरिंग की डेट है उस दिन मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, है ना। अगर मैं अपनी वो हियरिंग की डेट आगे बढ़ाना चाहूँ तो वो मेरी बढ़ा देंगे या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? आपकी FLR की एप्लीकेशन किस बेस पे है? मेरे हस्बैंड के बेस पे लगाए हुए हैं ना उन्होंने, जैसे उनको जहाँ पे 11 ईयर हो गए हैं यहाँ को रहते हुए। मेरा बेटी का तीनों की जैसे लगी हुई है फाइल FLOR में। ठीक, नॉर्मली अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली देखने में आया है कि इमिग्रेशन कोर्ट्स में अनटिल कोई एक्सेप्शनल काफी स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो तो आपकी जो हियरिंग है वो एडजर्न काफी मुश्किल होती है। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि क्योंकि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट आप दोबारा भी ले सकते हैं, उससे पहले भी ले सकते हैं, तो बेस्ट है कि आप डॉक्टर को अभी लेटर लिखें कि मेरी कोर्ट की हियरिंग है तो प्लीज़ कुड यू रीअरेंज माई अपॉइंटमेंट, ताकि आपको वो क्लैश ना आए। अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि बिल्कुल नहीं हो सकता और आपकी जो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो फिर आप अपने सोलिसिटर रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ वो ट्राइब्यूनल को लिखें कि ये मुझे प्रॉब्लम है, डॉक्टर से मेरी अपॉइंटमेंट है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, ये मैंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने रीअरेंज भी नहीं की, तो प्लीज़ आप मेरी हियरिंग को 7 डे 10 डे के लिए एडजर्न कर दें, तो मोस्ट लाइकली वो कंसिडर करेंगे। लेकिन कोर्ट की एडजर्नमेंट मुश्किल है, लेकिन आप डॉक्टर की रिक्वेस्ट करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया नाज़रीन, आपका और मेरा साथ यहाँ तक जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया। जिनकी हम कॉल नहीं ले सके उनसे मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे सेम टाइम ऑन वीनस टीवी। ईमेल एड्रेस हमारा आ रहा है, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ईमेल कर सकते हैं। अगेन अगर मुझे फाइंड करना हो तो आप लॉ सोसाइटी की वेबसाइट से मुझे सर्च कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।